राम राम। आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th क्लास की लोकतांत्रिक राजनीति का लेसन नंबर 2 संघवाद रीड करेंगे। परिचय। पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी रूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय में हम सत्ता की साझेदारी, ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार होती है उसके बारे में रीड करेंगे और सत्ता का बंटवारा इस आगे किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे और भारत में संघवाद के सिद्धांत और इसको व्यवहार में कैसे लाया जाता है इसके बारे में रीड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम भारतीय संघवाद में नए तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है संघवाद क्या है, संघवाद किसे कहते हैं। आइए हम एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। बेल्जियम में सबसे पहले ये से भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। सन 1993 में जब बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए, इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहीं। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय सरकारों के पास ही सारे अधिकार हैं। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते हैं कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक व्यवस्था में शासन की एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती हैं, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वे केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। आइए संघीय व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। तो इन पे गौर करने से पहले हम पीछे देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि संघवाद क्या होता है, ठीक है। अब संघवाद क्या होता है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा कर देते हैं हम। जैसे कि केंद्रीय सरकार होती है और प्रांतीय सरकार होती है, उनमें हम शक्तियों का बंटवारा कर देते हैं, ठीक है। इसको ही हम संघवाद कह सकते हैं सच्चे अर्थों में, और इसकी आगे विशेषताएं में हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा हमने इसमें किसके बारे में देखा, एकात्मक सरकार क्या होती है और संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है। एकात्मक शासन में क्या होता है
केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, केंद्रीय सरकार के पास ही शक्ति होती है और वो अब प्रांतीय सरकार को अपने कुछ भी करने का मतलब अपने अकॉर्डिंग शासन चलाने का निर्देश दे सकती है। लेकिन संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, दोनों की अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, अपने अपने अलग अलग अधिकार होते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक शासन करती हैं दोनों सरकारें। ठीक है, ये है आगे। मैं थोड़ी उलझन में हूँ, आखिर भारत की शासन व्यवस्था को क्या नाम दिया जाए? ये एकात्मक है या संघात्मक अथवा केंद्रीकृत? ठीक है, उसके बाद है संघीय राजनीतिक व्यवस्था। ये संघीय व्यवस्था वाले जो देश हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया, इथोपिया, है ना, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन। हालांकि दुनिया के 93 देशों में से केवल 25 में संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है। दुनिया की अधिकतर देश संघीय हैं। क्या इस मानचित्र में इस नियम का एक अपवाद ढूंढ सकते हैं? क्या अपवाद हो सकता है इस नियम का? तो इस नियम में कुछ जैसे पाकिस्तान का भी देख सकते हैं हम, पाकिस्तान देश बताया है। तो पाकिस्तान जो है उसमें सैनिक तख्ता पलट भी हो चुका है। ठीक है, संघ व्यवस्था से सैनिक तंत्र की भी स्थापना हो चुकी है। उसके अलावा आगे है संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। यहाँ सरकार दो से अधिक स्तरों वाली होती है। संघीय शासन व्यवस्था में क्या होगा, सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होगी। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देती है। आगे 4th पॉइंट है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। पॉइंट 5, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। पॉइंट 6, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। पॉइंट 7, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियम पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं। आपसी भरोसे और साथ रहने पर सहमति। केंद्र और विभिन्न राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन उद्देश्यों के संदर्भों में हुई। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर 2 तरीकों से संगठित होती है। पहला तरीका है 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच राष्ट्रों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इनमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता को साथ करते हैं और अपने अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया वगैरह। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरकस ज़्यादा ताकतवर होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इनके उदाहरण हैं। इस
दूसरी श्रेणी वाला व्यवस्था में राज्यों इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरकस केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है। अक्सर इन व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। अधिकार क्षेत्र क्या होता है? ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। अच्छा, आगे है, कुछ नेपाली नागरिक अपने संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाने की बात कर रहे हैं। उनकी चर्चा कुछ इस प्रकार थी। खगराज, मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं, इससे भारत की तरह हमारे यहाँ भी सीटों का आरक्षित करना पड़ेगा। मीता, हमारे देश तो कोई बड़ा देश नहीं है, इसमें संघ की क्या ज़रूरत है। बाबूलाल, मुझे लगता है कि अगर तराई क्षेत्र की अपनी अलग राज्य सरकार बने तो क्षेत्र का ज़्यादा स्वायत्ता मिल सकेगी। राम गणेश, मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है क्योंकि इसका मतलब है कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उनका इस्तेमाल इस व्यवस्था में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। अगर आप इस चर्चा में शामिल होते तो प्रत्येक टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? इनमें से किसने संघीय व्यवस्था को लेकर गलत टिप्पणी की है? तो पहले को देखते हैं हम। खगराज ने क्या कहा था? मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है, इसमें भारत की तरह हमारे यहाँ भी सीटों को आरक्षित करना पड़ेगा। तो सीटें आरक्षित करने से क्या होता है कि कोई दूसरा समूह जो होता है, जाति या भौगोलिक या भाषाई जो समूह होता है, वो अपने आप को है ना पीछे नहीं, चाहे हाशिए पर महसूस नहीं समझता। ठीक है। दूसरा है, मीता, हमारा देश तो कोई बड़ा नहीं है, हमें संघ की क्या ज़रूरत है। ठीक है। तो देश चाहे छोटा हो या बड़ा हो, संघ की ज़रूरत होती है, जैसा हमने बेल्जियम के देश के बारे में भी पढ़ा। बाबूलाल बोलते हैं, मुझे लगता है कि अगर तराई क्षेत्र को अपनी अलग राज्य सरकार बने तो क्षेत्र को ज़्यादा स्वायत्ता मिल सकेगी। तो उसकी अपनी अलग राज्य सरकार बने, तो अगर राज्य सरकार बनती है अपनी अलग, तो उसको अलग स्वायत्ता मिल सकेगी। हाँ, स्वायत्ता तो मिल सकेगी, बट संघीय सरकार के अगर अधीन रहेगी। तो अगर वो संघ नहीं बनेगा, अगर अपने आप को भारत की तरह संघीय सरकार होगी तब तो ठीक है, लेकिन बाद में अगर उसकी अपनी स्वायत्ता होगी, अपनी मर्जी से सारे अधिकार उसको दे दिए जाएंगे, तो वो अलग होने के बारे में भी सोच सकता है उस क्षेत्र के लोग। राम गणेश, मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है क्योंकि इसका मतलब होगा कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उनका इस्तेमाल इस व्यवस्था में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कि निर्वाचित प्रतिनिधि जो हैं वो अपने इलाके को मजबूत बनाने के लिए है ना ज़्यादा सोचेंगे। ठीक है। उससे पहले हमने इसके विशेषताएं पढ़ी थी संघीय व्यवस्था के बारे में। तो इसमें क्या पढ़ा था हमने कि इसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं, जैसे केंद्रीय, प्रांतीय और पंचायती या नगरों की जो होती है नगर पालिकाओं की सरकार। उसके अलावा इसकी अलग अलग स्तर की सरकारों के पास अपने अधिकार क्षेत्र भी होते हैं, ये भी ठीक है। और जो इतने भी अधिकार क्षेत्र हैं, स्पष्ट रूप से विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में, तो संविधान में भी ये अधिकार जो है वो स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं, ये भी ठीक है। उसके बाद है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, तो इसको बदलने के लिए बहुत थोड़ी कठिन व्यवस्था है। कठिन मतलब कि 2/3 से ज़्यादा बहुमत चाहिए। और इसके अलावा संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। तो इनकी व्याख्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का, जब इसमें विवादों की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। और वित्तीय व्यवस्था का भी प्रबंध है इसमें। तो इसमें संघीय व्यवस्था से फ़ायदा क्या होता है? देश की एकता बढ़ती है और देश की सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलता है ना, और क्षेत्रीय विविधताओं का भी पूरा ख्याल। भारत में संघीय व्यवस्था हमने पहले देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किल आती है। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा। यहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है? आइए संविधान से ही शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ।
आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। संघ सरकार, या जिसको हम केंद्र सरकार बोलते हैं, और राज्य सरकारें। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जुड़ गया। किसी भी संघीय शासन व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है। ये 3 सूचियाँ इस प्रकार हैं। पहली संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की ज़रूरत होती है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। उसके बाद है राज्य सूची। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही है, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय जिसके अधिकार क्षेत्र में रहें, क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। हमने ऊपर देखा कि सबको लेकर चलने की नीति मानकर अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में 7 इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अपने विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। ये विशेष शक्तियाँ स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार की भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी है। भारतीय संघ की इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं हैं। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का ये बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानून के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की
उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। उसके बाद है आगे, आकाशवाणी पर एक हफ्ते तक एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन रोज सुने। सरकारी नीतियों और फैसलों से जुड़ी खबरों की सूची बनाएं और उनको निम्नलिखित श्रेणियों में बांटें। सिर्फ केंद्र सरकार से जुड़ी खबरें, आपके या किसी अन्य राज्य सरकार से जुड़ी खबरें, केंद्र और राज्य सरकार के संबंध की खबरें। पोखरण यहाँ भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए, राजस्थान में पड़ता है। मान लें कि अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार की परमाणु नीति की विरोधी होती तो क्या वे केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती थी? नहीं रोक सकती थी, क्योंकि ये जो परमाणु से संबंधित विषय हैं वो केंद्र सरकार के अधीन हैं। मान लें कि सिक्किम की सरकार अपने स्कूलों में नई पाठ्यपुस्तकें लागू करना चाहती है। मान लें कि केंद्र सरकार को पाठ्यपुस्तकों की विषय वस्तु और शैली पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को नई पाठ्यपुस्तकें लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी जरूरी है? तो इसमें जो है इन दोनों सरकारों को, क्योंकि समवर्ती सूची में आता है शैक्षिक जो है, तो इसमें केंद्र और प्रांतीय सरकार को मिलजुल कर काम करना पड़ता है। अगर विवाद हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में आगे सुनवाई हो सकती है, और बहुत ज़्यादा विवादास्पद स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार का जो फैसला होगा उसी को मानना पड़ता है। मान लें कि नक्सलियों से निपटने की नीतियों के बारे में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों की राय अलग अलग है। क्या ऐसे मामले में भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं, और क्या ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं कि जिसे सभी मुख्यमंत्री माने? तो ये भी देश की रक्षा से संबंधित मामला है, तो प्रधानमंत्री इसमें दखल दे सकते हैं, और देश की सुरक्षा के अकॉर्डिंग जो फैसला होगा उसको ही वो मुख्यमंत्री को बोलने के लिए कह सकते हैं, मानने के लिए कह सकते हैं। तो इससे पहले पीछे हमने क्या पढ़ा, भारत में संघीय व्यवस्था की, भारत की संघीय व्यवस्था कैसी है। तो संघीय व्यवस्था में क्या है, ये तो हमने पीछे भी पढ़ा है कि भारत एक संघ है, इसमें कि अलग अलग राज्यों को मिलाकर भारत एक संघ बनाया गया है। तो इसके बाद संघीय व्यवस्था में हमारे संघीय जो व्यवस्था है भारत की, इसमें दो स्तरीय सरकारें थी, एक केंद्र स्तर की और एक प्रांतीय स्तर की। इसके बाद इसमें तीसरे स्तर की सरकार को जोड़ा गया था, वो थी आपकी पंचायती स्तर या नगर पालिका के स्तर की सरकार। इसके बाद इनमें सूचियों को जोड़ा, इसमें इनको पावर्स दी गई थी, शक्तियाँ दी गई थी या कानून बनाने के अधिकार दिए गए थे, जिनको कि विषय बोला जाता है। ठीक है, इसमें 3 प्रमुख सूचियाँ थी, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को ही था, और राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय सरकार को ही था, और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार दोनों को था, है ना, दोनों को है। और जो नए विषय हैं जो किसी भी सूची में नहीं आते, उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास दिया गया। अभी जो संघ सूची में विषय हैं वो 98 विषय हैं, 98, और राज्य सूची में 68 विषय हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। हमारे देश भारतीय संघ में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है ना, जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि राज्य। इनको ये दर्जा उनकी ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण दिया गया है। ठीक है, उनको भी विशेष अधिकार दिए गए हैं। और कुछ ऐसे भी यूनियन टेरिटोरीज, राज्य बोल सकते हैं आप, यूनियन टेरिटोरीज, जिनको कि कम अधिकार दिए गए हैं, जैसे, है ना, जो ना एक पूरा राज्य हैं और ना ही एक छोटे राज्य, ना एक बड़े राज्य बन सकते हैं और ना ही छोटे राज्य बनने के अभी काबिल हैं। तो उनके क्षेत्रों को तो ना तो किसी राज्य में मिलाया जा सकता है और ना ही एक स्वतंत्र राज्य बनाया जा सकता है, इसलिए उनको यूनियन टेरिटोरीज का दर्जा दिया गया है। जैसे चंडीगढ़ और लक्षद्वीप, इनको कुछ थोड़े कम अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद आगे है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था के कारगर
कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना निश्चित हुआ है। आइए हम भारत की प्रमुख बातों पर गौर करें। इससे पता चलता है कि ये काम किस तरह हो पाया। भाषीय राज्य, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर सन 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और नए प्रांत बनाए गए। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदलीं। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं, एथनिसिटी की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। तो ये जो है वो उस बारे में हमें भाषा के आधार पर जो राज्य का निर्माण हुआ उसके बारे में बताया गया था। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, ठीक है। तो अभी आप मैप देख सकते हो, सन 1947 का भारत है ये। इसमें जो कुछ प्रांत जो हैं हमारे, वो हमें कुछ नए तो नहीं, पुराने हैं, बट हमें अलग से दिख रहे हैं कुछ, है ना। जैसे संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, है ना। उसके बाद हैदराबाद, बम्बई, मैसूर, मद्रास, ये जो प्रांत हैं कुछ वो अलग से दिख रहे हैं। लेकिन जब हम आज का मैप देखते हैं, आजकल का मैप, तो इसमें ये जो राज्य दिख रहे हैं वो, ठीक है, हमें आज वाले राज्य दिख रहे हैं। तो इससे पता चलता है हमें कि किस प्रकार भारत में राज्यों का उदय हुआ है, कैसे नए नए राज्य बने हैं और पुराने राज्य गायब हो गए, है ना। उसके बाद है, क्या आपका गांव या शहर आज़ादी के बाद से एक ही प्रांत के अंतर्गत रहा है? अगर नहीं तो इससे पहले के राज्य का क्या नाम था? तो हमारा जो राज्य हिमाचल प्रदेश है वो पहले पंजाब राज्य का ही एक हिस्सा था। उसके बाद क्या आप 1947 के 3 राज्यों के ऐसे नामों को याद कर सकते हैं जो आज बदल गए हैं? तो आज बदले हुए राज्य देख सकते हैं, जैसे हमारा हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, चंडीगढ़ वगैरह जो लोग प्रदेश है ना, हरियाणा वगैरह हो गया। इन राज्यों का नाम ले सकते हैं। क्या आप 3 ऐसे राज्यों की पहचान करें जिन्हें बड़े राज्यों को काटकर बनाया गया है। ये जो मैंने पहले बोला, इसको बड़े राज्यों को काट के बनाया गया है। जैसे बम्बई वगैरह भी ले सकते हो आप, बम्बई को काट के महाराष्ट्र, है ना, गुजरात वगैरह राज्य ये जो हैं वो बनाए गए थे, गोवा वगैरह। उसके बाद भाषा नीति, भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं,
राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। श्रीलंका के ठीक उल्ट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों के प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यही नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है यहाँ लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का ये उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यावहारिक मतलब ये हुआ कि कुछ राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघ इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र राज्यों ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। ये संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। 1990 के बाद से यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। चूँकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। तो इसमें हमने क्या देखा, भाषा नीति की किस प्रकार भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया गया था। पहले ये वादा करवाया गया था जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएंगे, लेकिन 1947 में हमारा देश जो है जब आज़ाद हुआ तो इसको विखंडित होना पड़ा था, 2 टुकड़ों में बनना पड़ा था। ठीक है, तो इसके बाद विभाजन भाषा के आधार पर विभाजन को टाल दिया गया था, लेकिन कुछ भाषाई जो लोग हैं उनके दबाव डालने के बाद भाषी अधिकार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और भाषाओं के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया था और श्रीलंका जैसी स्थिति से बच सके थे हम। जैसे श्रीलंका में सेंली भाषी और तमिल भाषी लोगों के बीच दंगे हुए थे। उस प्रकार केंद्र राज्य संबंध कैसे थे पहले कि केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ थी और प्रांतीय सरकार को वो भंग कर देती थी। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में एक सरकार होती थी तब तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब राज्य सरकार में अलग सरकार और केंद्र स्तर पर अलग सरकार होती थी तो केंद्रीय सरकार जो है वो राज्य सरकार पर दबाव डालती थी, उनको भंग कर देती थी। उसके बाद क्या हुआ कि केंद्र सरकार प्रांतीय सरकार के पास ज़्यादा इसकी शक्ति जो है वो बढ़ाई गई और केंद्र सरकार को उसको भंग करने का अधिकार से बचा गया। कुछ कठिन परिस्थितियों में ही उसके पास ये अधिकार जो है वो रखा गया। उसके बाद ये कार्टून देख सकते हो आप, राज्य की शक्तियों को कैसे बांटा जा रहा है। गठबंधन सरकार की कुर्सी, गठबंधन सरकार जो है वो कैसे एक मुखिया जो है वो गठबंधन करके कुर्सी पे बैठा हुआ है। ये अंकित दोनों कार्टूनों में केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध दिखाया गया। राज्यों को केंद्र से गुहार लगानी चाहिए कि कुछ और शक्तियाँ दे दो। किसी गठबंधन सरकार का नेता सरकार में शामिल बाकी दलों को कैसे संतुष्ट रखे। तो इसमें यही होना चाहिए कि दोनों के पास अपनी अपनी स्वतंत्र शक्तियाँ होनी चाहिए।
आगे है भारत की भाषीय विविधता। भारत में कितनी भाषाएं हैं? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह करते हैं। इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना के आंकड़ों से हासिल होती है। इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई हैं। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहा जाता है। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है। साथ लगी सूची को देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि कोई भी एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ 44% लोगों की ही मातृभाषा है। अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या भी जोड़ दे तो ये भी 2011 में ये संख्या 50% से कम ही थी। यहाँ तक अंग्रेजी की बात करें तो सिर्फ 0.02% लोगों ने इसे अपनी भाषा बताया है। दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसे जानते थे। इस सूची में गौर से देखें, लेकिन इसे याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इन कामों को कीजिए। इस सूचना के आधार पर बार या पाई चार्ट बनाएं। भारत की भाषीय विविधता को दर्शाने वाला एक नक्शा बनाएं। नक्शे पर विभिन्न इलाकों को अलग अलग रंगों से भरें और दिखाएं कि उन इलाकों में कौन सी भाषा बोलते हैं। ऐसी 3 भाषाएं ढूंढें जिनको भारत में बोला जाता है पर जो इस सूची में नहीं हैं। तो आप देख सकते हो कि भारत की अनुसूचित भाषाएं, भाषा और बोलने वालों का अनुपात: असमिया 1.26%, बांग्ला 8.3%, बोडो 0.12%, डोगरी 0.21%, गुजराती 4.58%, हिंदी 43.63%, कन्नड़ 3.61%, कश्मीरी 0.56%, कोंकणी 0.19%, मैथिली 1.12%, मलयालम 2.88%, मणिपुरी 0.15%, मराठी 6.86%, नेपाली 0.24%, ओडिशा 3.10%, पंजाबी 2.74%, संस्कृत नगण्य मतलब बहुत कम लोग जो गिनती करने के योग्य ना हो, संथाली 0.61%, सिंधी 0.23%, तमिल 5.70%, तेलुगु 6.70%, उर्दू 4.19%। इतिहासकार रामचंद्र गुहा के आलेख से उद्धृत निम्नलिखित उद्धरणों को पढ़ें। यह आलेख टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 नवंबर 2006 को छपा था। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। अपने दौर में और अपने तरीके से इसने राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया था। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क आज़ाद होगा तो इस नए देश में नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। पर जब 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका बंटवारा भी हो गया। विभाजन धार्मिक आस्था से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। पुरातनी आस्था की एक ऐसी ही चीज़ भाषा, इसके आधार पर अब कितने विभाजन होंगे। नेहरू, पटेल और राजाओं के मन यह सवाल कौंध रहा था। बहरहाल भारत की एकता को कमज़ोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मजबूत करने में मदद की है। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय या बंगाली और भारतीय अथवा तमिल और भारतीय या गुजराती और भारतीय जैसी दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है। यह विवाद सुगत तो नहीं लेकिन उतने बुरे भी नहीं कहे जा सकते। भाषावार राज्यों के पुनर्गठन ने
भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया। अगर तेलुगु मराठी वगैरह बोलने वालों की भावनाओं का ख्याल न रखा गया होता तो यहाँ की स्थिति कुछ इस प्रकार की होती। एक भाषा और 14-15 राष्ट्र। आगे है भारत में विकेंद्रीकरण। हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली होती हैं। हमने अपने देश में 2 स्तरों वाली सरकारों की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की ज़रूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की ज़रूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यह तर्क दिया गया है। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है या कहते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं, इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच ये है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्या को बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिश हुई हैं। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास ना तो अपना कोई अधिकार था ना संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नामात्र का हुआ था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संविधान के लिए बाध्यता है, संविधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों को कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इससे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं।
किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगरीय पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। ये संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। स्थानीय सरकारों की संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया है। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर हैं। तो इसमें इस पैरे में हमने पढ़ा सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण मैंने जैसे आपको बताया भी है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कुछ शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे देना, ठीक है, वितरित कर देना, बांट देना, इसको हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कह सकते हैं। तो भारत में पहले दो प्रकार की सरकारें थी, एक केंद्रीय और एक प्रांतीय। लेकिन भारत इतना बड़ा देश है कि ये दो सरकारें जो हैं वो ही काफ़ी नहीं है। इसमें इसलिए भारत में तीसरे प्रकार की सरकार भी आई, वो थी हमारी स्थानीय पंचायती राज स्थानीय सरकार, ठीक है, और शहरों में नगर पालिका नगर निगम वगैरह। जिसमें क्या हुआ कि जो छोटे छोटे इलाके हैं हमारे, उनसे भी प्रतिनिधि जो हैं वो चुनकर आने लगे, ठीक है, क्योंकि जो कुछ इलाके हैं हमारे, छोटी इकाइयाँ जो हैं, वो जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो अपने इलाके की बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं और अपने इलाके का ज़्यादा विकास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है पहले ये जो पंचायती राज जो है हमारा, इसमें नियमित इलेक्शन नहीं होते थे, ठीक है, और इनकी सभाएं भी नहीं होती थी। लेकिन 1992 के बाद इसमें संविधान में इसमें संशोधन किया गया और इनके लिए कुछ रूल बनाए गए, जैसे कि अब चुनाव जो हम नियमित रूप में करवाए जाने लगे 5 साल के बाद, ठीक है। और कुछ प्रतिनिधियों को, जैसे पिछड़ी जातियों के लिए या अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई, है ना। और राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था की स्थापना की गई और इनके लिए राजस्व की व्यवस्था भी की गई, है ना। उसके बाद आगे है, कुछ राज्यों में ग्राम समूह होते हैं। जैसे ग्राम पंचायतों में कौन कौन बंदे होते हैं, ग्राम सभा के जितने भी लोग होते हैं ना, पूरे पंचायत के जो वयस्क लोग होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और ग्राम पंचायत के लोगों को चुनते हैं, ठीक है। इनका जो प्रमुख होता है, जो कि सारी ग्राम सभा के सदस्य चुनते हैं, उसको क्या बोला जाता है, अध्यक्ष या प्रधान, ठीक है। और जो लोग वार्डों से चुन कर आते हैं उनको पंच बोला जाता है, ठीक है, प्रधान को सरपंच भी बोलते हैं। उसके अलावा नगर पालिकाओं में जो प्रमुख जो सारी नगर पालिका चुनती है उसको मेयर बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे यहाँ देश में इसमें काफ़ी सुधार किया गया है जो स्थानीय निकाय होते हैं, लेकिन अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा कमियां हैं जिनको कि हमें दूर करना चाहिए। उसके अलावा ये भी है ब्राज़ील का एक प्रयोग। ब्राज़ील के शहर पोर्तो एलेग्रे ने विकेंद्रीकरण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी वाले लोकतंत्र के मेल का एक विलक्षण प्रयोग किया है। इस शहर के नगर परिषद के समांतर एक संगठन खड़ा किया गया और अपने शहर के बारे में वास्तविक फैसले करने का अधिकार स्थानीय निवासियों को दिया गया। इस शहर के करीब 13 लाख लोग अपने शहर का बजट तैयार करने में भागीदारी करते हैं। शहर को अनेक उप क्षेत्रों में बांटा गया। लगभग
वैसे ही जिन्हें हम वार्ड कहते हैं, हर उपक्षेत्र की अपनी अपनी बैठकें होती हैं, जिसका स्वरूप ग्राम सभा की तरह है और उसमें उस इलाके के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। फिर कुछ बैठकें पूरे शहर को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर होती हैं और उसमें शहर का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। इसमें शहर के बजट पर चर्चा होती है। इसके बाद इन प्रस्तावों को नगर पालिकाओं के सामने पेश किया जाता है, जो अंतिम फैसला लेती हैं। हर साल फैसले लेने की इस प्रक्रिया में करीब 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं। इस तरीके को अपनाने से ये सुनिश्चित हो गया है कि बजट को सिर्फ अमीर लोगों की बस्तियों में ही खर्च नहीं किया जाएगा। अब सभी गरीब बस्तियों तक बसें जाती हैं और पुनर्वास का इंतजाम किए बगैर भवन निर्माता झुग्गी वालों को जाड़ नहीं सकते। अपने देश में भी केरल के कुछ इलाकों में ऐसे प्रयोग किए गए हैं। वहाँ आम लोगों ने अपनी बस्तियों के विकास की योजना तैयार करने में भागीदारी की है। तो ब्राज़ील का आपने ये एग्जाम्पल पढ़ा, ठीक है। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। अगर आपको लेसन में से कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।